दोस्तों, रीट के अंदर एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब तक आप किसी भी वर्ष का पेपर उठाकर देख लीजिए, 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में भारत में जितने भी टेट से संबंधित एग्जाम होते हैं, या ये कह लीजिए जितने भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में अब तक एनसीएफ 2005 से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। चाहे वो किसी भी प्रदेश का टेट हो, उसमें एनसीएफ का जितना भी पूछा गया है, उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक है। ऑप्शन है मालिक है, सुविधा प्रदाता है, नेता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, ये सुविधा प्रदाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन हैं श्री अर्जुन सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर वेद प्रकाश। दोस्तों, केवल अध्यक्ष पूछा जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। प्रोफेसर यशपाल 2005 की कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि पहला है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। तीसरा है, यह बालकों को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन देगा। उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, इनमें से सभी। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक तो आप सभी लोग कर लीजिए। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। पहला है, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। दूसरा है, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तीसरा है, केवल ए सही है। चौथा है, ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों, आप इस एक प्रश्न को देख लीजिए, अगर ए सही होता तो तीसरा भी ऑप्शन सही होता, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। ए और बी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना और कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, यानी महिलाओं के प्रति। दूसरा है, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए। तीसरा है, शांति शिक्षा। चौथा है, शांति शिक्षा का एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। दोस्तों, हमने आपको कितनी बार बताया है कि अगर कोई ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा हो, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही अधिक बड़ा हो, तब उसका सही जवाब 99% वही ऑप्शन होता है, केवल प्रश्न सकारात्मक हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला है, ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। दूसरा है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ भी आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन बाकी तीन ऑप्शनों से बहुत अधिक बड़ा है। अगला है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। पहला है समावेशित शिक्षा द्वारा मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, समावेशित शिक्षा या समावेशी शिक्षा ये सबसे बेस्ट शिक्षा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है भौतिक संसाधनों को, दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, तीसरा है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, चौथा है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? पहला है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, तीसरा है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित शिक्षण के किस बिंदु पर मुख्यतः प्रकाश डाला गया है? पहला है गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना, दूसरा है गणित की सहायता से गणित में रुचि का विकास करना, तीसरा है गणित की सहायता से मूल्यांकन का विकास करना, गणित की सहायता से गणित का अन्य विषयों के साथ अधिक सहसंबंध स्थापित करना। दोस्तों, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर है वो है ऑप्शन पहला, गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास करना। अगर कहीं ऑप्शन में उपरोक्त सभी दे रखा होता तो उसका सही जवाब वो भी सही माना जाता, लेकिन इन चारों में से हम जो सबसे सही मानेंगे ऑप्शन ए को। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामान्यतः विद्यार्थियों की गणित सीखने से रुचि नहीं है क्योंकि पहला है अध्यापक दैनिक जीवन में इस विषय की उपयोगिता नहीं बताते हैं, दूसरा है अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्य पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तीसरा है गणितीय संकेत गणितीय भाषा पर ज़्यादा हावी हैं, चौथा है गणितीय अधिगम पूर्णतः बौद्धिक क्रिया है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अध्यापक इस विषय के आधारभूत संप्रत्य पढ़ाने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। दोस्तों, ये एनसीएफ 2005 की रुचि के लिए सही नहीं है, यानी ऑप्शन दूसरा गलत है। अगला है, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, इस कथन का संबंध है एनसीएफ 2005 से, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 से। दोस्तों, आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपके रीट में जो टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में वो केवल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? पहला है लैंगिक यानी मुद्दों को, केवल लैंगिक मुद्दों को, केवल किशोरों के मुद्दों को, लैंगिक व किशोरों दोनों के मुद्दों को, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, सभी स्तरों के विद्यार्थियों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या 5 निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना,
दोस्तों, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सकारात्मक होता है, चाहे सीटेट हो या रीट। ज्ञान को अगर बाहर के जीवन से जोड़ने वाला ऑप्शन हो तो बाकी के ऑप्शन कितने भी सकारात्मक हों वो सही नहीं माने जाएंगे। केवल वही ऑप्शन सही माना जाएगा जो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी रीट में देखने को मिला था, हमने इसलिए यहाँ शामिल कर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि पहला है, विज्ञान शिक्षा को शिक्षकों और विद्यार्थियों में सहन शक्ति विकसित करनी चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अंकों की बात करना रीट और सीटेट दोनों में नकारात्मक होता है। तीसरा है, विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने के योग्य बनाए। चौथा है, विज्ञान के विषयों में प्रायोगिक कार्य पर अधिक बल देना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, हमने आपको पहले भी बताया था, जो ऑप्शन और ऑप्शनों से बाकी बहुत ही अधिक बड़ा हो तो सही होने के चांस 99% होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, विज्ञान शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समस्या समाधान करने और निर्णय लेने योग्य बनाए। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलीय स्तर पर त्रिभाषा फार्मूला को स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर घरेलू की भाषा काम में ली जानी चाहिए। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। तीसरा है, स्कूली उच्च स्तर पर मातृभाषा काम में ली जानी चाहिए। चौथा है, बाद के स्तरों पर शास्त्रीय या विदेशी भाषा काम में ली जा सकती है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। 2005 में ये नहीं सुझाया गया। 2005 में सुझाया गया है उनकी मातृभाषा और घरेलू भाषा को अधिक महत्व देना है क्लास के अंदर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कथन गलत है, प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा काम में ली जानी चाहिए। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास में शामिल हैं। पहला है, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक विकास एवं स्वस्थ जीवन की तैयारी। दूसरा है, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक विकास। तीसरा है, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक एवं विद्यालय के लिए तैयारी। चौथा है, बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक भावनात्मक विकास एवं बौद्धिक विकास। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, बालक का शारीरिक विकास मानसिक सामाजिक भावनात्मक विकास के साथ साथ विद्यालय के लिए तैयारी भी बहुत जरूरी है। अगला है, एनसीएफ 2005 में अनुशासन एवं सहभागी प्रबंधन शीर्षक के अंतर्गत कक्षा में शांति बनाए रखने से संबंधित जो नियम होते हैं उनके पालन से अध्यापक कक्षा में, पहला है, समानता और बराबर अवसर देने के मूल्यों को कमजोर बनाते हैं और उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। दोस्तों, दूसरा है, ये नियम उन प्रक्रियाओं को भी हतोत्साहित करते हैं जो बालकों की सीखने की प्रक्रिया में अंतर्निहित होते हैं। तीसरा है, ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावना को अविकसित होने से भी रोकते हैं। चौथा है, इन नियमों से शिक्षकों के लिए कक्षा व्यवस्था की नज़र से आसान हो जाती है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, ये नियम सहपाठियों में समुदाय की भावनाओं को अविकसित होने से भी रोकते हैं। दोस्तों, बच्चों को हतोत्साहित करना भी नकारात्मक होता है और कमज़ोर करना भी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो काम जिस स्तर पर संभव है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि उससे उच्च स्तर पर। इसे कहा जाता है, पहला है,
पूरकता का सिद्धांत, संज्ञानात्मक वैधता का सिद्धांत, नैतिक वैधता का सिद्धांत, मार्गदर्शक का सिद्धांत। दोस्तों, इसे कहा जाता है पूरकता का सिद्धांत। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा बताया गया है? पहला है छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। दूसरा है उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में बदलना। तीसरा है सामान्य शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना। चौथा है उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। ये एनसीएफ 2005 सुझाता है। अगला है, एनसीएफ 2005 में समक्ष के रूप में दी गई गणितीय की विशिष्ट अवधारणाओं में किसी शामिल, दोस्तों यहाँ किसे होगा, शामिल नहीं किया गया है। पहला है गणितीय अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। दूसरा है गणित की पुष्टिकरण की क्रिया कभी अनुभाविक नहीं होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया अवलोकन या प्रयोग पर आधारित होती है। गणित की पुष्टिकरण की क्रिया उन संरचनाओं में मौजूद उपयुक्त भाषाओं एवं स्वयं सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर एक प्रदर्शन होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी गणित अवधारणाओं में जो सिद्धांत स्थापित किया जाना है उसका कदम दर कदम प्रदर्शन वैधता निर्धारित की जाती है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विकास और सीखना शीर्षक के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। पहला है कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। दूसरा है स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तीसरा है जानकारी इकट्ठा करके उनका रटना। दोस्तों, रटना शब्द नकारात्मक में आता है। अर्थ निकालना, मूर्त सोच की क्षमता विकसित करना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, कर्म एवं भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। अगला है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। पहला है गणित की भाषा सांकेतिक है। दूसरा है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं। तीसरा है गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, या गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, क्योंकि तीसरा कथन गलत है। गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत नहीं होता, इसीलिए इसका सही जवाब तीसरा है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कितने केंद्र समूह संगठित किए गए थे? पहला है 20, 22, 21, 23। दोस्तों, ये किए गए थे 21 समूह। अगला है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी पर। दोस्तों, अगर ये शब्द ना दे रखा होता रटने पर तो इसका सही जवाब उपरोक्त सभी हो जाता। समस्या हल करने पर भी बल देता है और करके सीखने पर भी, लेकिन अगर इन दोनों में से बात की जाएगी तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, करके सीखने पर सबसे अधिक बल देता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? पहला है स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। दोस्तों, ये तो सबसे सकारात्मक है और प्रश्न नकारात्मक पूछा गया है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अधिगम को रटने की विधि को सुविधाजनक बनाना। दोस्तों, रटना शब्द यानी नकारात्मक। देख लीजिए कितनी आसानी से जवाब मिल गया। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना।
दोस्तों केवल बी सी ऑप्शन गलत है। रटना हमें हमेशा नकारात्मक बताता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। पहला है शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा पर्यावरण के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के बिना। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, शिक्षा बिना बोझ के। ये 2005 का सबसे ध्येय वाक्य है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। दोस्तों असत्य कथन बताना है। पहला है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। दोस्तों एक ही तरह से यानी केवल शब्द एक तरह से और केवल दोनों एक ही जैसे शब्द हैं। यानी केवल शब्द हमेशा नकारात्मक में आता है और एक ही तरह से सीखते हैं, ये भी नकारात्मक में होगा। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। केवल सी कथन गलत है और इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी होगा क्योंकि प्रश्न नकारात्मक है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन हैं कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 4 से, कक्षा 1 से। दोस्तों कक्षा 1 से ही अनिवार्य है। आपने बच्चों को ABCD पढ़ते हुए देखा होगा पहली क्लास से ही। अगला है NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होनी चाहिए। पहला है बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। दोस्तों चाहे NCF हो या कुछ भी हो, किस हर तरीके से शिक्षा बाल केंद्रित सही ऑप्शन माना जाएगा। अगला है NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य थे। पहला है 32, 38, 35, 30। दोस्तों इसमें 35 सदस्य थे। दोस्तों अगर हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि हम फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को केवल अपने खास दोस्तों को ही शेयर करना, बाकी के फालतू लोगों को शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। NCF 2005 के आधार पर गणित के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ये भी नकारात्मक प्रश्न है। पहला है तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। दूसरा है अमूर्त, दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, अमूर्तों का निर्माण करने एवं संचालन करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान करवाना, बच्चों में समस्या को सुलझाने की योग्यता का विकास करना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान करवाना। ये गणित का कार्य नहीं है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद किया गया है। पहला है 5 भाषाओं में, 3 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। दोस्तों ये सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अगला है NCF 2005 किस प्रकार की परीक्षा पर बल देता है। पहला है बोर्ड परीक्षा पद्धति पर, मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन पर, समय सीमा साहित्य परीक्षा पर, सभी के लिए एक समान परीक्षा पर। दोस्तों NCF 2005 मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन पर बल देता है। अगला है NCF 2005 में कुल कितने अध्याय हैं। पहला है 2, 5, 4, 3। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, 5 अध्याय हैं। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है? पहला है परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। दोस्तों, सेम ऑप्शन आपने पीछे भी देखा था, यही ऑप्शन बिल्कुल सही में आया था, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। यहाँ देख लीजिए, तनाव हमेशा नकारात्मक में आता है और विवाद तो बिल्कुल भी हमें नहीं किसी चीज़ में करना है। विवादास्पद चीज़ें हमेशा नकारात्मक होती हैं। केवल एक ऑप्शन सबसे सकारात्मक है, लचीला शब्द। आप इसे बाहर के जीवन से भी देख सकते हैं। अगला है ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया है? पहला है सार्वभौमिकरण पर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, समग्र विकास पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, समग्र विकास पर 2005 बल देता है। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 2005 में प्रकाशित भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के निर्माण की रूपरेखा प्रदान करता है। NPE, NCF, ICDS, ESSE। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। जब हम NCF 2005 पढ़ रहे हैं तो NCF इसका सही जवाब होगा, NCF। अगला है ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। दोस्तों, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, ये किसी न किसी और एग्जाम में सेम टू सेम आया होगा, इसीलिए रिपीट हो गया है। हमने बहुत से रिपीट प्रश्न हटा दिए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने बल दिया है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में अध्यापकों की भाषा दक्षता में अभिवृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि पहला है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता। दूसरा है अध्यापक अपर्याप्त संचारक हैं। तीसरा है त्रिभाषा नीति बेहतर कार्य करती है। विदेशी भाषा होने के कारण अंग्रेजी ठीक तरह से नहीं बोली जाती है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए कथन सही है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापकों के लिए भाषा की केंद्रीयता को मान्यता नहीं देता, NCF 2005। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य या होना चाहिए। इनमें से कौन सा होना चाहिए? दोस्तों, पहला है विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना। दूसरा है विषय के मूल सिद्धांतों को याद कराना। दोस्तों, याद रखना हमेशा नकारात्मक, याद शब्द नकारात्मक होता है। कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दोस्तों, अब आपको और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही होगी, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है, कक्षा को अगर बाहर के जीवन से जोड़ता हुआ ऑप्शन सबसे ज़्यादा सकारात्मक होता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? पहला है उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। दूसरा है गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। तीसरा है सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत होती है। ये 2005 के अनुसार सबसे सही ऑप्शन है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने यानी बेहतर बनाने के लिए दी गई सिफारिशों में से
एक सिफारिश को निरूपित करता है। पहला है आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीय योग्यताओं की परख हो। दूसरा है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सकें। दोस्तों, अभी आपने देखा था ओलंपियाड शब्द, और यहाँ ओलंपियाड शब्द नकारात्मक में प्रयोग हुआ है, और यहाँ भी ये ओलंपियाड शब्द दे रखा है, ये भी नकारात्मक में प्रयोग होगा गणित के माध्यम से। तीसरा है गणित पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकाओं से अभ्यास कराने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है गणित को लोकप्रिय करने के लिए ध्यान युवाओं के रोजगार पाने की योग्यताओं को बढ़ाने पर स्थानांतरित करना। दोस्तों, केवल इसका ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा सकारात्मक है, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। दोस्तों, ये वाले ऑप्शन का ये रहा एक प्रश्न, इससे पहले आया था, यहाँ देख लीजिए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, और यहाँ भी कला के बारे में दे रखा है। और दोस्तों, अब ये रहा प्रश्न, देख लीजिए, प्रश्न ऐसे ही रिपीट होते हैं जहाँ आपको ये पता चल जाता है कि प्रश्न कैसे हल करने हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, ये प्रश्न केवल एग्जामिनर अलग अलग तरीके से बदल देता है, प्रश्न वही होते हैं, इसीलिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसके बाहर आपको रीट के अंदर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के किसके द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है? पहला है मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। दोस्तों, अब तक आपको केवल इन ऑप्शनों में से एक ही चीज़ पढ़ने को मिली होगी प्रश्नों में, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये कहीं किसी भी चीज़ में नहीं आया, ये भी अब तक कहीं नहीं आया, और ये भी कहीं नहीं आया। दोस्तों, केवल एक ऑप्शन ज़्यादा बार आया है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी NCERT। अगला है व्यवहारिक कार्य को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने के का मुख्य उद्देश्य है? पहला है सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना, दूसरा है छात्रों को विभिन्न कौशल विकसित करना, छात्रों को परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करना, छात्रों को साल भर व्यस्त रखना। दोस्तों, छात्रों को व्यस्त रखना नकारात्मक, परीक्षा में स्कोर अंक यानी नकारात्मक। और एक चीज़ याद रख लीजिए, कौशल शब्द जब भी आएगा और उनके विकास की बात होगी, ये भी सबसे सकारात्मक में प्रयोग होता है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न करने में सहायक हो सकती है। अतः पहला है कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। दोस्तों, क्या बच्चे कैलकुलेटर अब भी प्रयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं प्रयोग करते, और ये तो 2005 से चल रहा आ रहा है। दूसरा है पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। दोस्तों, 2005 से अब तक क्या पेपर पेंसिल की कलन विधि समाप्त हुई? बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई, यानी ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। तीसरा है तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। चौथा है कक्षा में श्याम पट्टों को स्मार्ट बोर्ड में बदल देना चाहिए। दोस्तों, अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।
इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है और ये ऑप्शन सबसे बड़ा भी है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए। पहला है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। दोस्तों, बच्चों को कंठस्थ करने की कला का विकास करना। दोस्तों, कंठस्थ याद कराना, ये दोनों एक ही शब्द हैं। नकारात्मक प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। दोस्तों, वर्णन और व्याख्या ये तो एक ही चीज़ है, यानी ये दोनों ऑप्शन नकारात्मक हो गए। वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचानना व प्रत्याह्वान करना। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। अगला है किस सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। पहला है अनुभववाद, सामाजिक संरचनावादी, संज्ञानात्मक व्यवहारवाद। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, सामाजिक संरचनावादी। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में कैसा है। पहला है सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सरल है। दोस्तों, निष्क्रिय शब्द जब भी आएगा वो हमेशा नकारात्मक होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, सक्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सरल। दोस्तों, अभी हमने देखा था यहाँ सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ भी सामाजिक शब्द है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सक्रिय और सामाजिक। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार किस एक सामान्य पहलू है जो बच्चों के लिए शारीरिक असुविधा है। पहला है विद्यालय स्टाफ की देखभाल, दूसरा है विद्यालय की उपलब्धता में निकटता, तीसरा है अच्छी तरह से सुसज्जित शौचालय, अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग। दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था कुछ देर पहले कि स्कूल के भार को कम करना है, यानी भार कम करने की ज़रूरत एनसीएफ 2005 कहता है और इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये गलत है। भार युक्त नहीं, भार मुक्त करना है, बिना भार के शिक्षा, ये 2005 का ध्येय वाक्य है। अगला है एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है। दोस्तों, ये प्रश्न अभी आपने देखा था, यहाँ पर सिद्धांत किस पर आधारित है, सामाजिक और संरचनावादी पर। यहाँ देख लीजिए एग्जामिनर ने थोड़ा सा फेरबदल करके प्रश्न दे दिया है, इसका सही जवाब होगा संरचनावाद पर, यानी एनसीएफ 2005 मुख्यतः संरचनावाद पर आधारित है। दोस्तों, एग्जामिनर ऐसा ही करता है, केवल थोड़ी बहुत चीज़ों को बदलता है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं है। दोस्तों, 2005 के अनुसार कक्षा 2 तक हम कोई गृह कार्य नहीं देंगे। कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है। पहला है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा। दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर हम बच्चों को केवल 2 घंटे का गृह कार्य दे सकते हैं। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। दोस्तों, ये नकारात्मक प्रश्न है। पहला है शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित, यानी बाल केंद्रित शिक्षा, ये बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, दोस्तों ये इसका विपरीत है। यहाँ शिक्षार्थी को महत्व न देकर शिक्षक को महत्व देने की बात कर रहा है और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीएफ 2005 हो या कोई सी भी चीज़ें हो, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित यानी विद्यार्थी केंद्रित होंगी और ये शिक्षक का निर्देशन बिल्कुल भी महत्व नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कथन गलत है, इसीलिए सही है। अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण, ये बिल्कुल सही है, सक्रिय होना चाहिए। कक्षा की 4 दीवारी के भीतर अधिगम से
व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम यानी बाहर के जीवन से जोड़ना। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। बी ऑप्शन गलत है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। दोस्तों ये प्रश्न केवल एक दो शब्द बदलकर दे दिया गया है। यहाँ सूत्राधार दे रखा है और यहाँ दे रखा था आपको पहले ही प्रश्न में सुविधा दाता प्रदान करता है। अब आप खुद देख लीजिए, एग्जामिनर थोड़े बहुत शब्द बदलता है, बाकी की चीज़ें सेम टू सेम रख देता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? पहला है सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से, विज्ञान एवं तकनीकी से। दोस्तों इसका उद्धरण हुआ है सभ्यता और प्रगति से। अभी आपने देखा था सामाजिक संरचनावाद पर एनसीएफ 2005 आधारित है, यानी सामाजिक होती है सभ्यता और प्रगति। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? पहला है अभिरुचियों के अनुरूप, यानी विद्यार्थियों के उनकी रुचि किस प्रकार की है उसके अनुरूप, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, शारीरिक स्तर के अनुरूप। दोस्तों विद्यार्थियों की रुचियों के अनुरूप ही हमें पढ़ाना है। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? पहला है उनकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उपरोक्त सभी में। दोस्तों उनकी मातृभाषा में पढ़ाना सबसे सकारात्मक ऑप्शन। अगला है दोस्तों अब से जितने भी प्रश्न आएंगे वो सभी रीट के पिछले वर्षों के प्रश्न हैं। अब तक हमने देखा था अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, अब रीट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? दोस्तों ये अभी ऑप्शन आपने पढ़ लिया है, प्रश्न देख लीजिए। किसी और एग्जाम का प्रश्न उठाकर रीट में डाल दिया था, सेम प्रश्न है, बिल्कुल भी फेरबदल नहीं किया गया। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला है देख लीजिए सेम प्रश्न दोस्तों बिल्कुल उठाकर डाला गया है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया जाए? पहला है खुली पुस्तक परीक्षा हो, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन हो, सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये दोनों चीज़ें पिछले प्रश्न में पूछी गई थी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं। दोस्तों सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दोस्तों ये भी प्रश्न सेम रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि। दोस्तों ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न रीट ने अपना खुद का प्रश्न है। आपने अब तक देखा था कि इससे पहले जितने भी रीट में प्रश्न पूछे गए थे वो किसी न किसी और टेट से उठाकर रीट में सेम टू सेम या थोड़े बहुत शब्दों के हेर फेर के साथ पूछ लिए गए थे। ये रीट का खुद का प्रश्न है। अब तक ये प्रश्न किसी और में नहीं पूछा गया था, केवल रीट में पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं
वृत्तचित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि पहला है शांति की शिक्षा दी जा सके, दूसरा है मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शांति की शिक्षा दी जा सके। एनसीएफ 2005 में शांति के बारे में एक टॉपिक दे रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये प्रश्न किसी और टेट से उठाकर रीट में सेम टू सेम पूछा गया था, लेकिन इस प्रश्न में एक लोचा हुआ था कि रीट ने इसका सही जवाब ऑप्शन ए माना था, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। लेकिन दोस्तों उस समय किसी भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाता था। अब इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही आपको सही मानना है, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्शन लगने के बाद इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। पहला है स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। दोस्तों देख लीजिए, बिल्कुल सही है। परीक्षा को लचीला बनाना, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। देख लीजिए, रीट कहीं और से उठाकर प्रश्न सेम टू सेम दे देता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है बालक के चिंतन का गणितीयकरण करना। दोस्तों एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। दोस्तों सांस्कृतिक विरासत, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों सुविधादाता की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। दोस्तों ये भी प्रश्न बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। अब तक आपने देख लिया कि रीट खुद से प्रश्न नहीं बनाता, बल्कि किसी और एग्जाम से प्रश्न उठाकर थोड़े बहुत फेरबदल करके एग्जाम में प्रश्न रख देता है, और टेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे रीट के माध्यम से, क्योंकि आपने एक टॉपिक में ही ये चीज़ देख ली। दोस्तों आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बाकी के सभी एग्जामों के जो प्रश्न हैं हम एक साथ एक ही वीडियो में लेकर आएंगे। एक एक टॉपिक को हम इतनी आसानी से हल करवा देंगे कि आप देखते रहिए, उसके बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों वैसे भी हम आपकी फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर यही प्रश्न आप किसी और चैनल पर देख रहे होते तो आपके 2 से 3 घंटे बर्बाद हो गए होते। दोस्तों इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही हर वीडियो में प्रश्न छांट कर लेकर आएंगे, जिससे आपका रीट बहुत अच्छे स्कोर के साथ पास होगा। इस बात की हमारी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।